तो बच्चों, कैसे हो आप सब। अपनी इस वीडियो में आज मैं रेस्पिरेशन टॉपिक बहुत बढ़िया से डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। देखिए, केवल ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ये बस सिंपल सा प्रोसेस है, बट उसके अलावा अगर आपने फूड पार्टिकल को ब्रेक करा है ऑक्सीजन के हेल्प से फॉर द सेल्यूलर नीड्स, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे रेस्पिरेशन का, कि द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर द सेल्यूलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई बात समझ में। अब देखिए, ये वाला जो टेबल है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसका क्या आंसर लिखना है। देखिए, रेस्पिरेशन का जो भी हमारा प्रोसेस है, इसमें क्या करा जाता है, मेनली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके किसी न किसी तरह फाइनली एनर्जी डिराइव करनी होती है। देखिए, ग्लूकोज का तो हमें फॉर्मूला पता है, C6H12O6। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पायरुवेट। क्या कहते हैं, पायरुवेट। अब पायरुवेट जो है, इससे हमें फाइनली एनर्जी डिराइव करनी है किसी भी प्रोसेस से। तो 3 तरह से एनर्जी डिराइव होती है। पहला क्या तरीका है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये वाला एक और क्या तरीका है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ में। ये कहाँ होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो प्रोसेस, ये कहां पर होता है, ये होता है यीस्ट के अंदर। और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ये कहां होता है, तो मसल सेल्स के अंदर। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तीनों के जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है। यीस्ट के अंदर जहां पर हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। ठीक है ना। अब देखिए, मसल सेल्स के अंदर जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है क्या है, वो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यहां पर हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CO2 और H2O एंड एनर्जी। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर क्या क्वेश्चंस आते हैं। जो पहला वाला जो है प्रोसेस है, जिसके अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ में। और जो नीचे वाला मैंने लिखा है यहां पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आई बात समझ। तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। मैं भी 3-4 पॉइंट बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की डिफरेंस का। तो लिखोगे एरोबिक के अंदर इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक में क्या लिखोगे, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, एनारोबिक में। और एरोबिक में क्या लिखोगे, इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आई बात समझ में। अब थर्ड पॉइंट आप सुनना अच्छी तरह से। थर्ड पॉइंट ऑफ एरोबिक में क्या लिखोगे, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, और वो आप याद रखना 38 ATP मॉलिक्यूल। आई बात समझ में। ये हमें किस में लिखना है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इसके कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप क्या लिखोगे, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। और इसमें क्या याद रखना है, 2 ATP मॉलिक्यूल। आई बात समझ में। और जो लास्ट पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या लिखोगे, द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, H2O एंड एनर्जी। एंड एनारोबिक में आप क्या लिखोगे, द एंड प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। आई बात समझ में। और एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी हैव मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे आप रेगुलर वे में खेलते नहीं हो, अचानक से किसी दिन अगर आप बैडमिंटन खेलने लग जाओ तो देखोगे आप क्या, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसका क्या रीजन है, देखिए ध्यान से। इसका जो आंसर है वो हमारे इस वाले पॉइंट में छुपा हुआ है। देखिए, जैसे हम सडन एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स को ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन उतना ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड के बनने के कारण हमारे मसल सेल्स के अंदर जो है
क्रैम्प्स आ जाते हैं। आई बात समझे? तो आप क्या लिखोगे आंसर? ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन lactic acid is formed in our muscle cells. This building of the lactic acid in our muscle cells causes muscular cramps. सेक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए क्या है क्वेश्चन। Why aquatic organisms breathe faster as compared to terrestrial animals? यानी कि जो भी aquatic organisms होते हैं जैसे फिशेस वगैरह, उनके अंदर जो है ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो क्या होता है? लो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। आई बात समझ में? दैट्स व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर। Since the amount of dissolved oxygen in water is comparatively lower as compared to the amount of oxygen present in air, that's why the rate of breathing in aquatic organism is much faster that seen in terrestrial animals. जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्या है कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो फिशेस के अंदर कैसे होता है? हाउ डू रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन फिशेस? तो देखिए मछलियां जो होती है वो पानी जो है अपने माउथ में लेकर जाती हैं और उसको फोर्स करके गिल से बाहर निकाल देती है, और वहां पर गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो सक करके पूरी बॉडी को सप्लाई कर देते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे इसका आंसर? तो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास थ्रू द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? हमारे थ्रोट के अंदर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं उसका क्या फंक्शन है? तो इसको एक एग्जांपल से मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, जो स्ट्रॉ से जैसे कोल्ड ड्रिंक आप जोर से सक करते हो तो आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, जो स्ट्रॉ है वो थोड़ी पतली हो जाती है ना। जैसे आप जैसे ऐसे खींचा, आपने देखा स्ट्रॉ जो है वो थोड़ी पतली हो जाती है। तो जब हम बार बार सांस लेते रहते हैं, ऑक्सीजन इनहेल और CO2 एक्सहेल करते रहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमारे एयर पाइप के अंदर आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए गॉड गिफ्टेड क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अगर वही जो स्ट्रॉ है वहां पर अगर आप उस स्ट्रॉ के अंदर अगर आप रिंग्स लगा दो, जैसे किसी भी चीज का, हार्ड का, जैसे आयरन का, ही अगर आप रिंग लगा दो और फिर स्ट्रॉ से अगर आप कोल्ड ड्रिंक बहुत जोर से सक भी करोगे तब भी वो जो पाइप है वो पतली नहीं होगी और जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स नहीं होगा। तो सेम वही फंक्शन है हमारा किसका? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का। तो इसका फंक्शन आप क्या लिखोगे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर एल्वेओलाई एंड राइट इट्स फंक्शन। एल्वेओलाई क्या है और उसका क्या फंक्शन है? देखिए जो भी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो भी एयर इनहेल करते हैं वो जो एयर है वो कहाँ जाता है? लंग्स में। तो लंग्स का ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो भी एयर पैसेज है वो बहुत फाइन ट्यूब से होते हुए और एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाता है। जो एंड पॉइंट है एयर पैसेज का वो क्या होता है? एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, और उसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एल्वेओलाई। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? व्हाट आर एल्वेओलाई क्या लिखोगे? कि विद इन द लंग्स the air passage divides into a smaller and smaller tube which finally terminate in balloon-like structure, and these balloon-like structures are called alveoli, and the alveoli provides a large surface area for the exchange of gas, और यही इसका फंक्शन है। एक्सचेंज ऑफ गैस में ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why lungs always contain a residual volume of air when we breathe out? जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स में थोड़ी हवा बची रहती है, और इसका क्या रीजन है? पूरी की पूरी हवा बाहर क्यों नहीं निकल जाती है? तो इसका रीजन ये है ताकि लंग्स को सफिशिएंट टाइम मिले एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द CO2 टू बी रिलीज। During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air within it, so that there is sufficient time for the oxygen to be absorbed and CO2 to be released. देखिए रेस्पिरेशन सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन क्या है? हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग।
हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये हमें जानना है। देखिए, हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो उसके अंदर ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। अगर मैं इसको समझाऊं, देखिए क्या है, जैसे आपने कहीं पर पानी डाल दिया और उसके ऊपर जैसे ही अगर आप फोम वगैरह डालोगे तो फोम क्या करता है, पूरे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। सेम वही चीज होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन जैसे ही एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो सक कर लेता है। तो जो एयर है वो हीमोग्लोबिन के अंदर चला गया और वो हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे हो जाता है, तो रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन के थ्रू। बट CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी स्पेशल पिगमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो CO2 है वो वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्यूबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो पूरे ब्लड के अंदर ही वो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप लिखोगे कैसे, इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट in the red blood cell which has high affinity for oxygen. So oxygen is transported in human being through this respiratory pigment called hemoglobin. But CO2 is more soluble in water as compared to oxygen, so it is mainly transported in human body in dissolved form through our blood. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अगेन।